कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। अपनी पिछली बातें फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन पे थी। उसमें हमने आरबीसी के बारे में चर्चा कर ली थी, ब्लड के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, ब्लड का दूसरा पार्ट यानी कार्पसल्स का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आरबीसी हो गई थी। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड कार्पसल्स होती है, सफेद रक्त कणिकाएं होती है। क्या होती है? सफेद रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है। अब इनकी बात करें कि व्हाइट में और रेड में फर्क क्या था, तो जहां रेड आकार में क्या थी? छोटी थी। वहीं व्हाइट आकार में क्या है? बड़ी है। अनियमित होती है, कितनी भी फैली रह सकती है, आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। और परिवर्तनशील होती है, बदल सकती है, चेंजेबल होती है, आकार के अनुसार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होगा? केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं था। वयस्क की अपेक्षा बच्चों में डब्ल्यूबीसी क्या होती है? ज्यादा होती है। आरबीसी भी ज्यादा होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी की सॉरी डब्ल्यूबीसी उतनी नहीं होती जितनी आरबीसी होती है, क्योंकि आरबीसी की संख्या कितनी बताई थी? 50 से 55 लाख। ठीक है। बच्चों में कितनी बताई थी? 68 लाख। यहां कितनी लेके चलते हैं एवरेज? एक स्वस्थ वयस्क में 6000 से 10,000 प्रति घन मिमी होती है। अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो मिनिमम 6000 और मैक्सिमम कितनी होती है? 10,000। ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये कम और ज्यादा के आधार पर कुछ रोग लेके आती है। जैसे अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या वृद्धि हो जाती है या आवश्यकता से अधिक हो जाती है, जैसे अपन ने 10,000 बताया, इससे अगर ज्यादा हो रही है, अर्थात मैं यहां मान लू 12,000 हो रही है, तो उसमें कौन सा रोग हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। तो कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने की स्थिति को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी को क्या कहेंगे? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। इसको ल्यूकोपोनिया भी कह सकते हैं, ल्यूकोपीनिया भी कह सकते हैं, ल्यूकोपोनिया भी कह सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी की ये जो संख्या है, अधिकतर टाइफाइड में देखी गई है। कमी जो होती है डब्ल्यूबीसी की, वो किस में देखी गई है? टाइफाइड में देखी गई है। और एक शब्दों में मैं अगर कहूं, डब्ल्यूबीसी का मतलब है शरीर का प्रोटेक्शन करना। यानी जो एंटीजन बॉडी में प्रवेश करते हैं, और जब एंटीजन बॉडी में प्रवेश करते हैं तो वो क्या लेके जाते हैं? रोग लेके जाते हैं। और उन रोगों के प्रति क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। और ये एंटीबॉडी लिम्फोसाइट से रोगों को नष्ट करने का क्या करती है? कार्य करती है। अर्थात एंटीजन के विरुद्ध काम कौन करेगा? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी किससे संपर्क रखेगी? लिम्फोसाइट से। अर्थात इस एंटीजन को मेन खत्म कौन करेगा? लिम्फोसाइट करेगा। क्योंकि लिम्फोसाइट कितने सेल्स में बढ़ता है? 2 में बढ़ता है। टी सेल्स होती है और बी सेल्स होती है। क्या होती है? टी सेल्स और बी सेल्स। ठीक है। यहां देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि भी होगी, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होगी। और अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में असाधारण या अनियमित कमी हो रही है, असाधारण या अनियमित कमी हो रही है, तो उससे एक रोग हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया रोग कहते हैं। और इस ल्यूकेमिया रोग को ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे अस्थि मज्जा कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कैंसर भी कहते हैं। तो देखिएगा, ल्यूकेमिया कह रहे हैं, ब्लड कैंसर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किस में हो रहा है? ये ब्लड में हो रहा है। ठीक है। अस्थि मज्जा कैंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और बेसिकली बात करें, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, और चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण जो होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों का फॉर्मेशन जो होगा
वो कहाँ होगा? बोन मैरो में। कहाँ होगा? बोन मैरो में, अर्थात अस्थि मज्जा के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। ये बात अलग है कि बोन मैरो के कुछ अन्य कोशिकाओं के अंतर्गत इनका निर्माण होता है, लेकिन एक शब्दों में अगर कही गई तो बात क्या हो जाएगी? बोन मैरो। अगर डब्ल्यूबीसी है तो बॉडी को प्रोटेक्शन है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रधान है। अगर आरबीसी नहीं है तो रोगों से लड़ने की शक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कणिका में सेल होती है और एक क्या होती है? अकणिका में सेल होती है। इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे। उससे पहले इसका एक छोटा सा डब्ल्यूबीसी की बात हो चुकी है अपने पास में। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के पार्ट की। डब्ल्यूबीसी कितने भागों में बटा है? तो डब्ल्यूबीसी कितने भागों में बटा है? दो भागों में। एक होता है कणिका में डब्ल्यूबीसी और एक क्या होता है? अकणिका में डब्ल्यूबीसी। देखो सीधी सी बात है, जिसकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाए, क्या पाई जाए? कणिकाएं पाई जाए। ठीक है, वो तो क्या होगा? कणिका में। लेकिन जिसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं अनुपस्थित होंगी, कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी, वो क्या होगा? अकणिका में। दूसरी बात करें, कणिका में केंद्रक जो होते हैं वो एक से अधिक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक उपस्थित होते हैं। केंद्रकों की संख्या निश्चित नहीं होती है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फी न्यूक्लियर कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फी न्यूक्लियर कणिकाएं कहते हैं। किसके कारण? केंद्रक की संख्या के आधार पर। कहाँ निर्माण होता है? रेटिकुलर कोशिकाओं में। कहाँ होता है? रेटिकुलर कोशिकाओं में। और ये रेटिकुलर कोशिकाएं कहाँ होती है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कणिका में का निर्माण कहाँ हुआ? रेटिकुलर कोशिकाओं में। रेटिकुलर कोशिकाएं होंगी बोन मैरो में। वहीं अकणिका में डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यहाँ पे केंद्रकों की संख्या कितनी रहेगी? एक रहेगी। कितनी रहेगी? एक रहेगी। और इसी एक के आधार पर इसको हम क्या कह देंगे? मोनो न्यूक्लियर कह देंगे। क्या कह देंगे? मोनो न्यूक्लियर कह देंगे। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण थाइमस ग्रंथि में, प्लीहा में व लसिका ग्रंथियों के अंतर्गत होता है। थाइमस में, प्लीहा में, लसिका ग्रंथियों में। टोटल पार्टीशन की बात करें तो एक डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% भाग कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी बनाता है। कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी बनाता है। और वहीं अकणिका में की बात करें तो 30 से 40% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 30 से 40%। अब इनके पार्टीशन की बात करें, चार्ट बना रखा है पढ़ने तीनों के लिए। और देखो ये जो कणिका में डब्ल्यूबीसी को इसको बांटने का जो रीजन था वो अभिरंजन के आधार पे था। किसके आधार पे था? अभिरंजन के आधार पे था। अभिरंजन कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है और एक क्या होता है? उदासीन होता है। तो वहीं देखें तो पहला अपन ने लिया कि एक कणिका में डब्ल्यूबीसी को तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है एसिडोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। ये जो एसिडोफिल्स होता है ये इयोसिन, कौन से द्वारा? इयोसिन। कौन से द्वारा? इयोसिन। और ये जो इयोसिन होता है ये कैसा अभिरंजन होता है? अम्लीय अभिरंजन होता है। कैसा होता है? अम्लीय अभिरंजन होता है। और इसी अम्लीय अभिरंजन के आधार पर इसको अपन इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं। केवल किसके आधार पे? इस अम्लीय अभिरंजन के आधार पे। तो एसिडोफिल्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इयोसिनोफिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इयोसिनोफिल्स हो जाएगा। वहीं बात करें एसिडोफिल्स एक कणिका में डब्ल्यूबीसी का 1 से 4% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 1 से 4% भाग बनाता है। वहीं आकार की बात करें तो 10 से 15 म्यू किसका आकार होता है? एसिडोफिल्स का। किसका होगा? एसिडोफिल्स का। और वहीं केंद्रकों की बात करें तो केंद्रक कितने पिंडों में बटा होता है? दो पिंडों में बटा होता है। ये जो केंद्रक होता है दो पिंडों में बट करके एक वी नाम की स्ट्रक्चर बनाता है। किस नाम की? वी नाम की स्ट्रक्चर बनाता है। और वहीं इसके जीवन काल की बात करें तो 8 से 12 दिन का होता है। अर्थात एक बार बनने के बाद में 8 से 12 दिन लगती है, उसके बाद में ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। फिर वापस से दोबारा से इसका निर्माण हो जाता है। अगर एसिडोफिल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है या क्षमता से ज्यादा बढ़ जाती है तो इस दौरान एसिडोफिल्स के द्वारा या संख्या बढ़ने पर एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। कैसी क्या उत्पन्न हो जाती है? एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। वहीं
बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स जो होती है वो क्षारीय अभिरंजन, कौन सा अभिरंजन, क्षारीय अभिरंजन। और क्षारीय अभिरंजन कौन सा है, मिथाइल ब्लू, कौन सा है, मिथाइल ब्लू अभिरंजन के द्वारा क्या थी, अभिरंजित थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बेसोफिल्स था। सबसे कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी का सबसे कम परसेंट पार्ट कौन बनाता है, बेसोफिल्स बनाता है, 0.5 से 4% भाग बनाता है, अर्थात इतनी ज्यादा काम नहीं आती है। वहीं आकार की बात करें तो कितना होगा, 10 से 15 म्यू होता है, कितना होता है, 10 से 15 म्यू होता है। केंद्रक कितने पिंडों में बढ़ता है, 2 में भी बढ़ जाएगा और 3 में बढ़ जाएगा, अपन कितना लेके चल रहे हैं, 3 लेके चल रहे हैं। 3 पिंडों के आधार पर इसकी संरचना कैसी होती है, एस आकार की होती है, कैसी होती है, एस आकार की होती है। जीवन काल कितना होता है, कुछ सेकंड का हो जाए या कुछ मिनटों का हो जाए, ठीक है। वहीं अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा भाग अगर कोई बनाता है कणिका में का, तो वो कौन बनाता है, न्यूट्रोफिल बनाता है, लगभग 55 से 60% भाग बनाता है। और ये जो न्यूट्रोफिल होता है कौन से अभिरंजन से अभिरंजित होता है, उदासीन अभिरंजन से अभिरंजित होता है। और ये जो उदासीन अभिरंजन होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रल रेड होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल रेड होता है। इसी उदासीन अभिरंजन के आधार पर इसको क्या कहा गया है, न्यूट्रोफिल्स कहा गया है, ठीक है। कितना बना रहा है, 55 से 60। आकार की बात करें तो 12 से 15 में उसका क्या होता है, आकार होता है। लगभग कितने पिंडों से बनता है, 2 से 5 पिंडों का, ठीक है। पहले 2 लिया, फिर 3 लिया, अब कितने ले रहे हैं, 2 से ज्यादा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 3 भी होगा और 2 भी होगा। किस प्रकार की संरचना बनाता है, इस प्रकार से ये अपने पास में क्या होता है, जुड़ा होता है, एक फूल की भांति क्या बना लेता है, संरचना बना देता है। जीवन काल कितना होता है, 7 दिन का होता है, कितना होता है, 7 दिन का होता है। ये मैं कह दूंगी इस पूरे कणिका में डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी है कणिका में कि वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, अर्थात नॉर्मल रोगों के प्रति अगर एक्टिव होने वाली है तो वो कौन है, न्यूट्रोफिल्स है। अर्थात सामान्य बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया या सर दर्द हो गया, जुखाम हो गई, खांसी हो गई, इन सब के प्रति एक्टिव होने वाली जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, कौन सी है, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी है। अगर एक बार जुखाम हो जाती है, देखो सामान्य जुखाम हो रही है, वो लगभग 3 दिन रुकती है, कितने दिन रुकती है, 3 दिन रुकती है। आप उसमें दवाई लो या ना लो, 3 दिन बाद में वो ऑटोमेटिक क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। किसकी वजह से कम हो रही है, न्यूट्रोफिल्स की वजह से, किसकी वजह से, न्यूट्रोफिल्स की वजह से कम हो रही है। वहीं अगर एकणिका में डब्ल्यूबीसी की बात करें तो कितना बना रही है, 2 भाग, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, कौन सा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बना रही है। और ये जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं इन दोनों का अलग ही वर्चस्व होता है, ठीक है। पहली बात करें कि लिम्फोसाइट ज्यादा काम आ रही है या मोनोसाइट, दोनों बराबर काम आती है। अगर लिम्फोसाइट काम कर रही है तो मोनोसाइट को भी काम करना ही पड़ेगा, अन्यथा अगर कोई रोग नष्ट हुआ है तो वो बॉडी के अंदर सड़ता रहेगा, अगर उसका भक्षण नहीं हुआ तो। इसलिए कहता है लिम्फोसाइट काम करेगी तो मोनोसाइट काम करेगी, और मोनोसाइट तब काम करेगी जब लिम्फोसाइट काम करेगी। देखो कैसे, लिम्फोसाइट कितना बना रही है, 20 से 25%, कितना बना रही है, 20 से 25%। एकणिका में का करीब 80% पार्ट कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। वहीं मोनोसाइट कितना बना रही है, 4 से 8%, कितना, 4 से 8%। वहीं इसके आकार की बात करें तो कितना होता है, 8 से 16 म्यू होता है, कितना होगा, 8 से 16 म्यू। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का अगर कोई आकार बनाता है तो कौन बनाता है, 15 से 20 म्यू, कौन बनाता है, मोनोसाइट, कौन बनाएगा, मोनोसाइट बनाता है। क्यों बनाता है उसकी बात करेंगे। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, लिम्फोब्लास्ट में, कहाँ होगा, लिम्फोब्लास्ट कोशिकाओं के अंतर्गत किसका निर्माण होगा, लिम्फोसाइट का होगा। और मोनोसाइट का किसमें होगा, मोनोब्लास्ट में, किसमें होगा, मोनोब्लास्ट में होगा। वही लिम्फोसाइट की बात करें तो केंद्रक हमेशा किसमें होगा, सेंटर में होगा। और मोनोसाइट का केंद्र कहाँ होगा, परिधि की साइड होगा, पेरिफेरल साइड में होगा। जैसे ये है तो इसका कहाँ है, यहाँ है, इसका कहाँ है, यहाँ है। और ये जो केंद्रक होते हैं एकणिका में के, ये किडनी शेप्ड होते हैं, कौन सी शेप्ड होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं, अर्थात वर्गाकार होते हैं या राउंड शेप्ड होते हैं। तो इसको हमने क्या बनाया, राउंड शेप्ड, इसको क्या बनाया, किडनी शेप। और दूसरी बात, ये बीच में से कटे फटे होते हैं, कैसे होते हैं, कटे फटे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लिम्फोसाइट है ये 2 सेल बनाती है, कितनी बनाती है, 2 सेल, टी सेल और बी सेल, क्या बनाती है, टी सेल और बी सेल। वही लिम्फोसाइट कितने बनाते हैं, 2 बनाता है। ये भी क्या बनाता है, मैक्रोफेज,
और क्या बनाता है, डेंड्राइट। क्या बनाता है, डेंड्राइट। देखो होता क्या है, अपने पास में बॉडी में क्या एंटर करेगा, एंटीजन। बॉडी में क्या एंटर करेगा, एंटीजन। और ये जो जैसे ही एंटीजन जाता है तो इसको पहचानेगा कौन, एंटीबॉडी। कौन पहचानेगा, एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी इसको पहचानने के बाद में किसको अलर्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को। किसको करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को। और प्रतिरक्षा तंत्र का पार्ट कौन बना रहा है, लिम्फोसाइट। कौन बना रहा है, लिम्फोसाइट बना रहा है। और लिम्फोसाइट में कौन आ रहा है, टी सेल। अर्थात ये जो एंटीजन आया है इसको खत्म कौन करेगा, टी सेल। कौन करेगा, टी सेल। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि एंटीजन के प्रवेश करने पर एंटीबॉडी अलर्ट करता है किसको, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट किसको अलर्ट करेगा, टी सेल को। अब टी सेल उस रोग को क्या करेगी, नष्ट करेगी। और नष्ट करने के बाद में उसका भक्षण किसके द्वारा होगा, मोनोसाइट के पास में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज का मतलब क्या होता है, भक्षाणु करना या भक्षण करना या भक्षाणु नाशन कह सकते हैं। तो एंटीजन को कौन खत्म करेगा, टी सेल। कहाँ बन रहा है, लिम्फोसाइट में। और सबसे बड़ी बात, टी सेल और बी सेल की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लाइफ टाइम का होता है। इन्हें मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। कौन सी सेल्स कहते हैं, मेमोरी सेल्स कहते हैं। अगर एक बार बॉडी के अंदर कोई डिजीज बन गया और उसको खत्म कर दिया गया है तो उसके प्रति जो एंटीबॉडीज बनी है उनको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और जब फ्यूचर के अंतर्गत दोबारा से वो रोग एंटर करता है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, वही एंटीबॉडी कर देती है जो पहले से क्या होती है, स्टोर करती है। उदाहरण के लिए चिकन पॉक्स की बात कर सकते हो, छोटी माता की बात कर सकते हो। अगर एक बार किसी को छोटी माता होती है तो दोबारा नहीं होती है। किसकी वजह से, टी सेल्स की वजह से। क्या उसने क्या बनाई थी, एंटीबॉडी। और उन एंटीबॉडी को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। इसलिए उसके लिए अलग से एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कुछ बड़े रोग भी होते हैं अपने पास में, जैसे HIV। कैसा होगा, HIV। इसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। और किसका होता है, एड्स का होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। ये जो HIV वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये किसी को इफेक्ट नहीं करता है, ये डायरेक्ट किसको इफेक्ट करता है, लिम्फोसाइट को। और ये लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, मार देता है। अगर लिम्फोसाइट ही मर गया तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा, अब उसको खत्म कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। इसीलिए ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है WBC को धीरे धीरे क्या करता जाता है, कम करता जाता है। जिससे रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी कारण रोगी जो होता है अन्य रोगों से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। वही HIV के बाद कैंसर की बात कर ले, उसमें भी सेम कंडीशन होती है। अगर लिम्फोसाइट ही नहीं बचेगा तो रोगों से लड़ेगा कौन, बचाएगा कौन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंटीजन एंटर तो लिम्फोसाइट एक्टिव, एंटीबॉडी एक्टिव। एंटीबॉडी एक्टिव तो कौन एक्टिव, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसको करेगा, टी सेल को। टी सेल क्या करेगा, नष्ट करेगा। और नष्ट करने के बाद में उसको पकड़ेगा कौन, मोनोसाइट। क्योंकि जो नष्ट हो चुका है उसका भक्षण करना जरूरी है। अगर भक्षण नहीं होगा तो वहीं सड़ जाएगा, सड़ेगा तो अन्य रोगों को बढ़ावा देगा। इसलिए मोनोसाइट उसका क्या करता है, भक्षण करता है, जिससे अपने आकार में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। और ये वृद्धि के कारण ही इसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। कैसा होगा, बड़ा होता है। इसका एक छोटा सा, इसकी WBC के बाद में प्लेटलेट्स की बात करते हैं। और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जैसे RBC को इरिथ्रोसाइट कह रहे थे और WBC को ल्यूकोसाइट कह रहे थे, वैसे इसको क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं। और इसे क्या कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। क्योंकि इसकी आकृति जो होती है किसके समान होती है, बिंब के समान होती है। किसके समान होती है, बिंब के समान होती है। और आकृति की बात करें तो कैसी होती है, उत्तल लेंस के समान होती है। किसके समान होती है, उत्तल लेंस के समान होती है। कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसके अलावा हम गोलाकार भी कह सकते हैं, अंडाकार भी कह सकते हैं, सलाखा रूपी भी कह सकते हैं। ठीक है, आकार की बात करें तो 2 से 3 म्यू होता है। कैसा होता है, 2 से 3 म्यू होता है। अर्थात सबसे छोटा, अगर रक्त कणिकाओं में सबसे छोटे की अगर बात करें तो सबसे छोटा कौन है, प्लेटलेट्स। कौन है, प्लेटलेट्स। और सबसे बड़ा कौन है, मोनोसाइट। कौन है, सबसे बड़ा मोनोसाइट। सबसे बड़ा कौन होगा, मोनोसाइट। और सबसे छोटा कौन होगा, प्लेटलेट्स।
जीवन काल की बात करें 2 से 3 दिन, कितना होगा 2 से 3 दिन। लेकिन शुक्र बात ये होती है कि ये 4 से 5 दिन बाद में वापस से नवीनीकरण होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? नवीनीकरण हो जाता है। अर्थात देखो, प्लेटलेट्स की बात करें तो डेंगू की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे? डेंगू की बात करेंगे कि डेंगू रोग में सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कुछ होता है तो वो प्लेटलेट्स होती है, और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। जैसे प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2 से 3 लाख प्रति घन में होती है, लेकिन डेंगू के समय यही संख्या 40,000 आ जाती है, 30,000 आ जाती है, 20 आ जाती है, 10 भी आ जाती है। ठीक है, तो वहां सबसे ज्यादा क्या होती है? कमजोरी फील होती है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से क्या हो जाता है? व्यक्ति कमजोर हो जाता है, और वो किसी भी कार्य क्षमता को या किसी भी कार्य करने में क्या होता है? असफल होता है या सक्षम नहीं रहता है। इसलिए प्लेटलेट्स को बढ़ाना क्या है? जरूरी होता है। और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए अपन घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे नीम गिलोय। क्या ले सकते हैं? नीम गिलोय। इसके अलावा एलोवेरा जूस पी सकते हैं। इसके अलावा बकरी का दूध पी सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का हम क्या कर सकते हैं? सेवन कर सकते हैं। गिलोय आपको नेचुरल भी मिल जाएगी, मार्केट के अंतर्गत बनी हुई भी मिल जाएगी। नेचुरल है तो उसको घर पे ला करके जूस निकाल करके पी सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जूस मिल जाएगा आपको मार्केट में अवेलेबल। बकरी का दूध भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा बात करें, नारियल का पानी पी सकते हो। क्या पी सकते हैं? नारियल का पानी पी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पपीते के पत्ते ले सकते हो आप। ये सब क्या होते हैं? डेंगू के घरेलू उपचार होते हैं, या प्लेटलेट्स को बढ़ाने के घरेलू उपचार होते हैं। और जब अगर प्लेटलेट्स में कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, इस कंडीशन में रक्त बाहर निकलने लगता है। रक्त कोशिकाओं से क्या हो जाता है? बाहर निकलने लगता है। रक्त के कार्यों की बात करें, या सॉरी, प्लेटलेट्स के कार्यों की बात करें तो रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में कौन जिम्मेदार है? प्लेटलेट्स काम आता है। ठीक है, इसके अलावा रक्त वाहिनियों की सुरक्षा में, रक्त वाहिनियों की सुरक्षा में कौन जिम्मेदार होगा? प्लेटलेट्स होगा। तो ये एक हमारे पास में रक्त कणिकाओं का एक छोटा सा टॉपिक होता है। इसका एक छोटा